हेलो एवरीवन, आज हम सोल्व करने जा रहे हैं CGL-PT 2024 का सेट नंबर 10। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, यदि संख्या 72864 स्टार डॉलर को 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो स्टार और डॉलर के स्थान पर क्रम से कौन सा अंक आने चाहिए, ये हमसे पूछा है। तो संख्या 8 और 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य होने का मतलब क्या है? एंड में या तो 0 आएगा या 5 आएगा। अब 5 आ नहीं सकता क्योंकि संख्या 8 से भी विभाज्य है। 8 से विभाज्य होने का संख्या मतलब है संख्या सम संख्या होनी चाहिए, तभी वो 8 से कटेगी। 8 से जब भी कटेगी तो एंड में 5 ऑप्शन नंबर 3 में 4 मारा है, ये नहीं हो सकते। अब एंड में 0 आएगा, ये हमें पता चल गया। ऑप्शन नंबर 2 को मैं चेक करूँ, यदि यहाँ पर 2 रखता 420 के 8 से कटेगा। 420 को आप लिख लीजिए 400 प्लस 20। 400 तो कट जाएगा 8 से, लेकिन 20 नहीं कटेगा 8 से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन रखते हैं, यदि ये कितना हो जाता है 440। 440 का मतलब 400 प्लस 40। 400 भी 8 से कटता है और 40 भी 8 से कटता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है M और N एक वृत्ताकार ट्रैक पर चलते हैं। वे पूर्वाह्न 5 बजे, पूर्वाह्न का मतलब होता है सुबह के 5 बजे, एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। M और N क्रमशः 5 राउंड प्रति घंटा और 2 राउंड प्रति घंटा की गति से चलते हैं। उसी दिन पूर्वाह्न 6:30 बजे, यानी कि उसी दिन सुबह 6:30 बजे से पहले वे कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। पहले मैंने मान लिया एक सर्कुलर ट्रैक है, इसकी लंबाई है 40 मीटर। एक बंदा इधर भाग रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, एक बंदा इधर भाग रहा है 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। ठीक, तो ये पहली बार कब मिलेंगे मुझे बता सकते हैं आप? क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा यहाँ से डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 40। स्पीड कितनी है? दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी क्योंकि एक दूसरे के विपरीत भाग रहे हैं, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 40। तो टी कितना आ जाएगा यहाँ से? 1 सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में कितनी बार मिल जाएंगे? 1 सेकेंड में पहली बार मिल जाएंगे, 1 सेकेंड हो जाएगी तब। अब ऐसे आप यहाँ पर देखिए, ये एक मैंने बना लिया वृत्ताकार ट्रैक, इसकी मैंने लंबाई मान ली 1 राउंड। इसकी मैंने लंबाई मान ली 1 राउंड है इसकी लंबाई। इसकी मैंने लंबाई 1 राउंड मान ली, तो एक बंदा इधर भाग रहा है M 5 राउंड प्रति घंटे की स्पीड से, एक बंदा इधर भाग रहा है 2 राउंड प्रति घंटे की स्पीड से। तो यहाँ पर टाइम क्या जाएगा? क्या होता है टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 1 राउंड। स्पीड क्या होगी? दोनों की ऐड हो जाएगी क्योंकि विपरीत भाग रहे हैं, तो क्या आ जाएगा टाइम? 1/7 घंटे, क्योंकि यहाँ बात चल रही है घंटे में। 5 राउंड प्रति घंटा और 2 राउंड प्रति घंटा, तो क्या होगा? ये 1/7 घंटे में क्या होगा? पहली बार मिल जाएंगे, पहली बार मिल जाएंगे 1/7 घंटे में। तो 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगे? 1 घंटे में 7 बार मिल जाएंगे। 7 बार मैंने 7 इधर भेज दिया, तो 1 घंटे में 7 बार मिल गए। मुझे मिलाना है 6:30 बजे। 5:30 से 6:30 के बीच कितना टाइम होता? 1.5 घंटा। मेरे पास 1 घंटा है, यहाँ से मैं आधा घंटा निकाल सकता हूँ। कितना आ जाएगा? 3.5 बार। अब मैं टोटल देखूँ तो 1.5 घंटे में कितनी बार मिल गए? 1.5 घंटे में मिल गए 10 बार, क्योंकि 10.5 नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि जो 11वां चक्कर है वो पूरा नहीं हुआ है, आधा ही हुआ है अभी। और आपने ये भी देखा होगा कि कभी हम ये नहीं बोलते कि मैं उससे 3.5 बार मिलाऊँ, 4.5 बार मिलाऊँ, तो वो हमेशा पूर्णांक में ही मिलेगा। तो 1.5 घंटे में कितनी बार मिल जाएंगे? वो 10 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये एक एवरेज का अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? 12 संख्याओं का औसत 48 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है। यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम और 12वीं संख्या से 5 अधिक है तो 11वीं और 12वीं संख्या का औसत हमें बताना है। देखिए पहले तो एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब एक तरीके से होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना सब में, किसी भी चीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना सब में, वही एवरेज होता है। तो यहाँ पर देखिए 12 संख्याओं का औसत मुझे दे रखा है कितना? 12 संख्याओं का औसत मुझे बता रहा है कितना? 48। अब मैंने मान लिया कि 12 संख्या है मेरे पास, मैंने मान लिया 12 की 12 संख्या 48 है। पहली भी 48, दूसरी भी 48, तीसरी भी 48, ऐसे ऐसे करते करते 12वीं संख्या भी 48 है। जब सभी संख्याएं 48 है तो पहली 5 संख्याओं का औसत भी क्या होना चाहिए था? 48। लेकिन कितना दिया हुआ है हमें? 45। कितना कम है एवरेज? -3। तो सम कितना कम हो जाएगा? 5 या 15, -15 हो जाएगा सम। अब अगली 4 संख्याओं में क्या दिया हुआ है मुझे? 52। क्या होना चाहिए था औसत? 48, क्योंकि मैंने सारी संख्या 48 मानी है। यहाँ पर क्या है? एवरेज 52, यानी कि प्लस के 4 है जो मैंने एवरेज माना है उससे। कितनी संख्याओं पर प्लस के 4 है? 4 संख्याओं पर। तो सम पे क्या डिफरेंस आएगा? प्लस के 16। ओवरऑल डिफरेंस क्या आएगा? प्लस का 1। ये प्लस का 1 इन्होंने कहाँ से लिया होगा? जो बाकी की 3 संख्या बची हुई है, क्योंकि टोटल मेरे पास 12 थी, अभी पहली 5 और अगली 4 की बात करूँ मैं, 5 और 4 9 हो गई, 3 संख्या बची हुई है, तो ये प्लस का 1 जो सम है वो उन 3 संख्याओं से लिया गया होगा। अब उन 3 संख्याओं के बारे में मुझे क्या बताया गया है?
एक 10वीं संख्या है, एक 11वीं संख्या है और एक 12वीं संख्या है। क्या कह रहा है, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम और 12वीं संख्या से 5 अधिक है। 10वीं संख्या को यदि मैं x मान लूँ तो 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है, तो 10वीं संख्या को 11वीं संख्या से 10 कम रखना है तो मैं 11वीं को प्लस 10 दे दूँ x से। और क्या कह रहा है, 12वीं संख्या से 5 अधिक है, कौन सी, 10वीं, तो 12वीं में से मैं 5 घटा लूँ x में से। अब देखिए वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यदि मैं इन 3 संख्याओं को आपसे सम पूछूँ तो क्या होगा, 3x + 5 होगा, लेकिन इनका एक्चुअल सम क्या होगा, इनका एक्चुअल सम होगा 48 × 3, क्योंकि मैंने सभी संख्या 48 48 48 मानी है। लेकिन यहाँ पर कितना आया, 3x + 5, और इनमें से एक जो सम है वो इन्होंने भी ले लिया है, तो इस सम को इसके इक्वल करने के लिए मुझे इसे 1 देना पड़ेगा, क्योंकि यही इसका एक्चुअल सम होगा, तभी तो ये दोनों सम इक्वल कर पाऊंगा, इसलिए मैंने बीच में इक्वल का साइन लगा दिया। यहाँ पर देखिए 3x बराबर कितना हो जाएगा, 48 या 144 माइनस के 6, यहाँ से 3x कितना आ गया, 138, यहाँ से x कितना आ जाएगा, 3 × 12 3 × 18, ये यहाँ से x आ गया मेरा 46। मुझसे क्या पूछा है, 11वीं और 12वीं संख्याओं को औसत। 11वीं संख्या कितनी है मेरी, x + 10, 12वीं संख्या कितनी है, x + 5। इनका औसत निकालना है तो मैं 2 से भाग कर दूँ, क्योंकि 2 संख्या है। क्या आ जाएगा, 2x + 5/2, 2x यानी कि 46 × 2 कितना हो जाएगा, 46 दूनी 92, 92 और 5 97/2, ये इसका एवरेज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 46.5, 2 चौक 8, 48.5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, मई में कंपनी क्यू और एस द्वारा बेचे गए साबुनों की कुल संख्या जुलाई में कंपनी पी द्वारा बेचे गए साबुनों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। मई कहाँ है, मई है यहाँ पर हमारा। मई में किस किस का लेना हमें, क्यू और एस। क्यू और एस कितना है, इन दोनों का मैं ऐड करूँ तो दोनों को मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, 6, 4 और 3 7, 7 और 5 12, हासिल 1 2 और हासिल का 1 3, 3276 हो गया। क्यू और एस द्वारा बेचे गए साबुनों की कुल संख्या जुलाई में कंपनी पी द्वारा, जुलाई कहाँ है यहाँ पर, पी कौन सी कंपनी है, पहली, इसमें कितनी बेच रही है, 1820। तो जुलाई में कंपनी पी द्वारा बेचे गए साबुनों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमें देखना है। तो देख लीजिए कितना अधिक है, इसमें से इसको घटा दूंगा, 3276 में से 1820 को पता चल जाएगा कितना अधिक है, 6, 7 में से 2 गए 5, 12 में से 8 गए 4, यहाँ पर 1, किससे अधिक है, 1820 से। 1820 से इसे भाग लगा देंगे, इनको 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। अब 2 से इसको देखिए डिवाइड करें, 2 × 18, 2 × 2, 2 से इसको करते हैं, 2 7 14, 2 7 14, 2 2 4, 2 8 16। ये देखिए इससे 8 बार जा रहा है, क्योंकि 9 8 72 होता, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80%, यानी कि इससे 80% ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर पर एक बिंदु एस इस प्रकार है कि पी एस लंबवत है क्यू आर के, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया, यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया मैंने, पी क्यू आर। भुजा क्यू आर पर एक बिंदु एस इस प्रकार है कि पी एस लंबवत है क्यू आर के, यानी कि पी से एक पॉइंट, एक लाइन दिख रही है जो कि क्यू आर पर टच कर रही है एस पॉइंट पर, और पी एस जो है वो लंबवत है। तो हमसे पूछा इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए यहाँ लंबवत है तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब देखिए जब समकोण त्रिभुज बनना है तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा। अब यहाँ पर देखिए मैं 2 त्रिभुजों में पाइथागोरस लगा रहा हूँ, पी क्यू एस में और पी आर एस में। पी क्यू एस में लगाता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, मेरे पास आएगा पी क्यू स्क्वायर बराबर पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। यदि मैं पी क्यू आर में लगाता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, पी क्यू आर में लगाऊंगा तो पी आर स्क्वायर बराबर पी एस स्क्वायर प्लस के एस आर स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, पी एस स्क्वायर, तो दोनों तरफ से मैं पी एस स्क्वायर को बराबर कर दूंगा। यहाँ से पी एस स्क्वायर क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस के क्यू एस स्क्वायर बराबर पी एस स्क्वायर। यहाँ से मैं पी एस स्क्वायर निकालूँ, क्या आएगा, पी आर स्क्वायर माइनस के एस आर स्क्वायर। दोनों को मैं यहाँ पर इक्वल कर रहा हूँ, माइनस वाली चीज़ एक तरफ ले जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस के एस आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस के क्यू एस स्क्वायर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, पी क्यू स्क्वायर प्लस के एस आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस के एस आर स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, बराबर पी आर स्क्वायर प्लस के क्यू एस स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। आप मैच कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते थे। बाकी आप इसमें वैल्यू पुटिंग भी कर सकते थे, ऐसे करेंगे तो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, इसमें से इसको घटाएंगे क्या बचेगा,
1, 5 में से 1 जाएगा 4, 7 में से 3 जाएंगे 3, 3 में से 3 जाएंगे पूरा पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा आंसर इसका 15.5, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। पी क्यू और आर की आय का अनुपात हमें दिया हुआ है 10, 12 और 9। उनके व्यय का अनुपात हमें दिया हुआ है 12, 15 और 8। यदि क्यू अपनी आय का 25% बचाता है तो पी क्यू और आर की बचत का अनुपात हमसे पूछा हुआ है। देखिए पी क्यू आर की इनकम का अनुपात दिया हुआ है कितना है, पी क्यू आर कितना है 10, 12, 9। अब 10, 12, 9 में इसको 100, 120, 90 भी लिख सकता हूँ, 1000, 1200 और 900 भी लिख सकता हूँ। मैं इसमें एक जीरो बढ़ा लेता हूँ, 100, 120 और 90 लिख लेता हूँ। क्या है अब हमें दिया हुआ है इनका एक्सपेंडिचर का, हमें रेशियो दिया हुआ है कितना है, रेशियो 12, रेशियो 15, रेशियो 8। आगे दिया हुआ है क्यों अपनी आय का 25% बचाता है। अब देखिए 25% बचा रहा है तो खर्च कितना करेगा, 75%। क्यों कहाँ है यहाँ पर 75% खर्च करने का मतलब कितना है, 3/4 कितना खर्च करेगा, 4 × 12 3 × 90, यानी कि 90 खर्च कर देगा। रेशियो में कितना खर्च कर रहा है 15, यानी कि 15 × 90। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये भी 6 गुना हो जाएगा 12 × 48, ये भी 6 गुना हो जाएगा 8 × 48, यहाँ पर हो जाएगा 12 × 72, यानी कि पी खर्च कर रहा है 72, क्यों खर्च कर रहा है 90 और आर खर्च कर रहा है 48। जब पी की आय 100 है और 72 खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना 28, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर सेविंग। क्यों की आय 120 है, 90 खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा है 30। आर क्या है 90 है, 48 खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा है, कितना बचाएगा, 10 में 60 के 2 और 4 में 4 42। तो इसे 2 से काट देंगे, क्या आ जाएगा इसका आंसर, जब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 14, रेशियो 15, रेशियो 21। कौन सा ऑप्शन है, 14, 15, 21, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। इसमें क्या है, एक परीक्षा में अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण नीचे दिया गया है। तालिका का अध्ययन निम्नलिखित उत्तर दीजिए। यदि गणित में उच्च अध्ययन करने के लिए कम से कम 40% अंक आवश्यक हैं तो गणित में उच्च अध्ययन करने के लिए कितने छात्र योग्य होंगे, हमसे पूछ रहा है। तो हमें दिया हुआ है यहाँ पर मार्क्स आउट ऑफ 50, यानी कि 50 में से ये हमें मार्क्स दिए हुए हैं। जो 40 और उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, इंग्लिश में ऐसे 10 बच्चे हैं, मैथ में 3 है, एग्रीगेट में 7 हैं। हमसे मैथ की बात की हुई है तो हम मैथ का ही देखेंगे सिर्फ। 50 में से 40 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे हैं 3, 30 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले हैं 23। अब इन 23 में जो है ना ये 3 भी होंगे, क्योंकि 40 यहाँ पर है, 30 यहाँ पर है। तो जो 40 या उससे अधिक प्राप्त कर रहे हैं और 30 या उससे अधिक प्राप्त कर रहे हैं, तो 30 या उससे अधिक प्राप्त करने का क्या मतलब है, वो 40 भी प्राप्त कर सकते हैं, 40 से अधिक भी। तो इस 23 में ये 3 भी है। आगे देखते हैं 20 एंड अबोव, यानी कि 20 या उससे अधिक प्राप्त करने वाले कितने हैं 65, यानी कि इस 65 में ये 23 भी हैं, ये 3 भी हैं। क्या करा है 40% अंक, 50 का 40% कितना होता है 20, 50 का 40% 20 होता है, यानी कि 20 या 20 से अधिक जितने भी व्यक्ति अंक प्राप्त कर रहे हैं मैथ में वो उच्च अध्ययन कर सकते हैं। कितने हैं ऐसे बंदे जो 20 या 20 से अधिक प्राप्त कर रहे हैं 65, तो इसका आंसर भी क्या होगा 65। बस ये ध्यान रखना है, इसमें इस 65 में ही ये 23 भी हैं, ये 3 भी हैं। कभी आप इस 65 में 23 भी ऐड करो और 3 भी ऐड करो तब बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 65। अगला देखते हैं। अगला क्या है, त्रिभुज ABC और DEF में AB बराबर FD है, एंगल A बराबर D है, तो SAS नियम द्वारा 2 त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि कौन सी साइड बराबर हो। देखिए 2 त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज है त्रिभुज DEF। क्या दिया हुआ है, AB बराबर FD, AB बराबर FD, ये वाली रेखा बराबर दी हुई है हमें, एंगल A बराबर D, इस वाले एंगल के ये वाले एंगल इक्वल दिया हुआ है। SAS के द्वारा कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम होगा ये हमसे पूछ रहा है। SAS का मतलब क्या है, साइड एंगल साइड, यानी कि 2 साइडों के बीच में एक एंगल होना चाहिए। अब देखिए ये वाली साइड यहाँ पर दी हुई है, इस वाली साइड का इक्वल और ये वाला एंगल दे दिया इक्वल, तो कौन सी साइड इक्वल होनी चाहिए बताइए, ये तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये होगी तो हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी जब AC इक्वल हो जाएगी DE के, तो ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज हो जाएगा जब कोणगुणन सर्वांगसम हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, AC बराबर होना चाहिए DE के। कौन सा है, AC बराबर DE, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है, 2 पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। पाइप C टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो 3 पाइप दिए हुए हमें, 2 इनलेट पाइप हैं और एक आउटलेट है। A 10 मिनट में भर रहा है, B 20 मिनट में भर रहा है और C क्या कर रहा है 30 मिनट में खाली कर सकता है, यानी कि नेगेटिव पाइप है। तीनों पाइप एक साथ शुरुआत में खोले जाते हैं, हालांकि टंकी के भरने से 2 मिनट पहले पाइप C बंद कर दिया जाता है। टंकी कितने समय में भर जाएगी हमसे पूछा है।
तो देखिए हम टंकी की क्षमता मान लेते हैं, यहाँ से तीनों कैल्शियम ले लेंगे, कितना 60 हमने मान लिया, यानी कि 10 छिक्का 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ए 1 घंटे में 6 भरता है, बी 3 भरता है और सी 2 खाली करता है। शुरू में हमने एक साथ खोल दिए और क्या कर रहे हैं, टंकी के भरने से 2 मिनट पहले पाइप सी को बंद कर दिया। 2 मिनट पहले जब बंद करते हैं तो क्या करते हैं, उतना ही काम उससे उस काम में जोड़ देते हैं। सी कौन सा है, -2। 2 मिनट पहले बंद ना करते तो ये क्या करता, 2 मिनट और चलता और 2 मिनट में क्या करता है, -4 खाली कर देता। तो ओवरऑल कितना टैंक बचता, 60 में से -4 चला जा, कितना बचता, 56। अब तीनों एक साथ काम करते शुरू से एंड तक, क्योंकि हमने जो 2 मिनट पहले उसे हटा दिया था उसको भी हमने एंड तक जोड़ लिया और उसका 2 मिनट का काम इसमें जोड़ दिया। अब इसका 2 मिनट का काम क्या था, -4, तो 60 में -4 जोड़ा तो कितना बचा, 56। अब क्या है, तीनों एक साथ काम करने हैं, तीनों कितना करेंगे, 6 3 9, 9 में से 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 7, क्योंकि तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 6 + 3 9, इसमें से -2 जाएगा तो 7 बचेगा ना, 7 8 56, यानी कि कितना टाइम लग जाएगा, 8 आवर्स, 8 मिनट लग जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। 20 रुपये का भुगतान 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्के से किया जाता है। कौन कौन से सिक्के यूज कर रहा है वो, 10 रुपये का, 5 रुपये का और 2 रुपये का सिक्का वो यूज कर रहा है 120 रुपये का भुगतान करने के लिए। आगे क्या कह रहा है, कुल 25 सिक्के उपयोग किए जाते हैं। भुगतान में उपयोग किए गए 10 रुपये के सिक्कों की संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है, ये हमसे पूछ रहा है। तो मैंने मान लिया 10 रुपये के मैंने एक्स सिक्के यूज करे और 5 रुपये के मैंने वाई सिक्के यूज करे, तो 2 रुपये के कितने सिक्के बचेंगे, यदि टोटल सिक्के 25 हैं उसमें से 10 रुपये के एक्स सिक्के हैं, 5 रुपये के वाई सिक्के हैं, तो बचे हुए सिक्के कितने हो जाएंगे, 25 - x - y। अब यहाँ पर मैं यदि इनके पैसे बनाऊँ तो देखिए 10 रुपये के मेरे पास एक्स सिक्के हैं तो कितने पैसे बन जाएंगे, 10x। देखिए कैसे बनते हैं पैसे, 10 रुपये के मेरे पास यदि 2 सिक्के होते तो कितने पैसे बनते, 20 रुपये। 10 रुपये के यदि 3 सिक्के होते तो कितने बनते, 30 रुपये। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई तो हो रही है, वही काम यहाँ पर हो गया। कितने पैसे बन गए यहाँ पर, 10x। यहाँ पर कितने बन जाएंगे, 5y। यहाँ पर कितने बन जाएंगे, 25 दूनी 50 माइनस के 2x माइनस के 2y। टोटल कितने रुपए हैं, 120 रुपये। तो यदि मैं इनको जोड़ दूँ तो मेरे पास कितने रुपये बन जाएंगे, 120, यानी कि मैं इसको 120 के इक्वल कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 10x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, 8x। 5y में से 2y जाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस के 3y। अब इस 50 को मैं उधर भेज रहा हूँ तो कितना बन जाएगा, 120 माइनस के 50 70। अब यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन का ही इस्तेमाल करना होगा। यदि मैं पहला ऑप्शन यहाँ पर रखूँ तो क्या हो जाएगा, 8 × 48 प्लस के 3y बराबर 70। यहाँ से y कितना, 3y कितना आ जाएगा, 70 में से 48 जाएंगे तो 10 में से 8 गए 2, 6 में से 4 गए 2, यानी कि y क्या आएगा यहाँ से, देखिए अब y यहाँ से पॉइंटों में आएगा। लेकिन क्या y पॉइंटों में हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि सिक्के जो है कभी भी पॉइंटों में नहीं हो सकते। और y है हमारा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। क्या आपने ये सुना है कि मैंने 5 रुपये के 3.5 सिक्के ले लिए, 4.5 सिक्के ले लिए, तो पॉइंटों में कभी भी सिक्के नहीं हो सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यदि मैं 4 को चेक करूँ तो यहाँ पर क्या है, मैं इसकी जगह पर 4 रखूँगा, कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 प्लस के 3y बराबर 70। यहाँ से 3y कितना आएगा, यहाँ से 3y आएगा, 10 में से 2 गए 8, 6 में से 3 गए 3, 38। यहाँ पर भी देखिए y पॉइंटों में आएगा, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर यदि मैं 3 को चेक करूँगा तो 3 क्या हो जाएगा, 10 8 80 प्लस के 3y बराबर 70। यहाँ पर 3y क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3y आ जाएगा माइनस के 10। एक तो यहाँ पर भी पॉइंटों में सिक्के आएंगे और यहाँ पर माइनस में आएंगे। क्या सिक्के माइनस में हो सकते हैं, क्या आप माइनस में सिक्के ले सकते हैं कि 5 रुपये के मैंने माइनस के 2 सिक्के ले लिए, नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, बचा एक, ऑप्शन नंबर 4 यही इसका आंसर होगा। बाकी चेक कर लेते हैं। देखिए यदि एक्स की जगह पर मैं 8 रखूँगा तो 8 8 64 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस के 3y बराबर 70। यहाँ से 3y कितना आएगा, 70 में से 64 गए 6, यानी कि y कितना आ जाएगा यहाँ से 2। यानी कि मुझे पता चल गया y, यानी कि 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, 2। अब यदि यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में y का मान रख दूँ 2, तो यहाँ से मुझे x भी पता चल जाएगा। और x मुझे पता करना क्यों है, क्योंकि x तो मैं निकाल चुका हूँ 8 और x के कितने हैं 8। 8 x रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपये के 2 सिक्के हैं, तो 2 रुपये के कितने सिक्के बचे, टोटल थे 25। 8 उसमें से 10 रुपये के हैं, 2 उसमें से 5 रुपये के हैं, बचे कितने 15, वो हैं 2 रुपये के सिक्के। आप देख सकते हैं इनको पैसे बनाकर 120 रुपये ही बनेंगे। 10 8 80, 80 रुपये यहाँ से बन गए, 5 दूनी 10, 10 रुपये यहाँ से बन गए, 15 दूनी 30, 30 रुपये यहाँ से बन गए। इन सबको जोड़ के देखिए 120 रुपये ही बनेंगे, यानी कि हमने सवाल सही करा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगले क्या है, इसे हमें सोल्व करना है, हमें समानुपात में दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, और x 0 से बड़ा है, देखिए अंदर अंदर वालों की गुणा हो जाती है और बाहर बाहर वालों की गुणा हो जाती है, यानी कि क्या आएगा यहाँ से x² बराबर 28.9 इंटू 36.1। अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को हटाता हूँ तो नीचे 100 आ जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो उधर रूट चला जाएगा, 289 का रूट निकलेगा तो कितना आएगा 17।
361 का निकलेगा तो 19 आएगा, बटे में 10 का निकलेगा तो 10 आएगा, 100 का निकलेगा तो 10 आएगा। यहाँ पर मैं देखिए मल्टीप्लाई करूँ तो 19 × 57 हासिल 15, 19 से कम 19, 19 और जी 19 17 निम्मा 153 का 3 हासिल 15, 17 कम 17, 17 और 15 कितना होता है 32, पॉइंट 1 अंक बाद लग जाएगा, यानी कि 32.3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कैसे होता है आप देख सकते हैं इसको, 28.9 बटे x, इसका मतलब क्या है समानुपात में, यानी कि ये दोनों अनुपात जो है इक्वल होंगे, x बटे 36.1। अब आप देखें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई हो जाती है और बाहर बाहर वालों की। तो आपको इसको डायरेक्ट ऐसे कर देना था, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, दिए गए वृत्त आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न उत्तर दीजिए। दिया गया वृत्त आलेख विशेष वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में सफल स्टार्टअप्स की संख्या दर्शाता है। क्या कह रहा है हमसे, यदि सफल स्टार्टअप्स की कुल संख्या 2910 है तो शिक्षा और कृषि क्षेत्रों में स्टार्टअप्स की संख्या ज्ञात कीजिए। दशमलव भाग का नजरअंदाज करना है हमें। कुल संख्या स्टार्टअप्स की कितनी है 2910। क्या पूछा है हमसे, शिक्षा और कृषि में। शिक्षा कहाँ है, हेल्थ एजुकेशन, यहाँ पर 24%, और कृषि कहाँ है, एग्रीकल्चर 12%, यानी कि टोटल हमें 36% बताना है किसका, 2910 का, क्योंकि टोटल 2910 था और हमसे जिसमें पूछ रहा हूँ दोनों का मिलाकर हो रहा है 36%, तो इसका 36% हमें कुल मिलाकर निकालना है। तो डायरेक्ट क्या करिए आप 291 में 36 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 9 6 54 हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17, 3 एकम 3 9 27 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ पर 6 4 3 7 7 7 14 हासिल 1, 8 1 9 और 1 10, पॉइंट लग जाएगा, नीचे 10 आता है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1047, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अब ये मत कहने कि 1048 आ जाएगा, हमसे ये नहीं पूछा कि निकटतम बताओ, हमसे पूछा है दशमलव भाग को नज़रअंदाज करना है, यानी कि 0.6 को नज़रअंदाज कर दो, कितना बचेगा 1047। अगला देखते हैं, अगला क्या है, बेलन की ऊंचाई दी हुई है हमें 20 सेंटीमीटर, इसका लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है हमें 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका वॉल्यूम हमसे पूछा है। तो देखिए इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, बेलन कैसा होता है, बेलन ऐसा ही तो होता है, और लेटरल सरफेस एरिया की जब भी बात करेगा यानी कि वो इस वाले एरिया की बात कर रहा है, जो भी ऐसे लेटरल भाग है इसका, तो इसका एरिया क्या होता है LSA, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, ये होता है 2πRH। अब यहाँ पर देखिए ये हमें कितना दिया हुआ है 1760, अब यहाँ पर मैं इनकी वैल्यू रखूँ तो 22/7 इंटू R कितना है, R मुझे निकालना है यहाँ से पहले, क्योंकि वॉल्यूम के लिए मुझे R चाहिएगा, और H कितना है यहाँ पर, H है यहाँ पर 20 बराबर 1760। अब देखिए 22 8 176 होता है, यानी कि 80 बार कट जाएगा। अब 20 दूनी 40, 40 से 80 कट जाएगा 2 बार, यहाँ से R कितना आ जाएगा 7 दूनी 14। मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²H। क्या हो जाएगा यहाँ से, पाई 22/7 R², यानी कि 14 इंटू 14 इंटू में H कितना है 20। अब आप देख सकते हैं 22 आ रहा है तो आंसर जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। देखिए पहला चेक करूँ तो मैं यहाँ पर 3 2 5 पहला नहीं कटेगा, 3 2 5 और 1 6, 6 में से 2 जाएंगे 4, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए 3 2 5 5 और 1 6, 6 में से 2 जाएंगे 4, ये भी नहीं कटेगा। इसको चेक करते हैं, 3 और 1 4, 2 और 1 4। यदि ऑप्शन नंबर इसको हम दोबारा चेक करें, यानी कि इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाना चाहिए। बाकी हम एक बार इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 7 दूनी 14, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से इसका 2 मैं इसको दे देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 14 चौका 56 हो जाएगा, 56 दूनी 112 हो जाएगा, यानी कि इसमें बस 11 की मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करेंगे, 0 2 3 2 1, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर 12 320, ऑप्शन नंबर 4। 11 से मल्टीप्लाई करने का रूल मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे करते हैं देखिए। 1120 में 11 की मल्टीप्लाई करनी है, कैसे करेंगे, एंड का अंक कैसे लिख दीजिए, इसमें इसका अगला अंक जोड़िए 2, 2 में उसका अगला जोड़िए 3, यहाँ पर 1 है, 1 में उसका अगला जोड़िए, कितना हो जाएगा 1 और 1 2, एंड में क्या बचा 1, 1 को ऐसे लिख देंगे। कोई कैरी बनता हुआ चलता तो उसमें आगे जोड़ते जाते, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, राज 1200 रुपये को अपने 3 मित्रों में 2 1 और 3 के अनुपात में बांटता है। सबसे बड़े हिस्से के 3 गुने और सबसे छोटे हिस्से के 2 गुने के योग के बराबर राशि कितनी होगी। सबसे बड़ा हिस्सा कितना है 3, इसका क्या करा है, इसका 3 गुना क्या हो जाएगा 9, और सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है 1, सबसे छोटे हिस्से के 2 गुने, इसका 2 गुना हिस्सा क्या हो जाएगा 2, 2 गुने हिस्से के योग के बराबर, यानी कि 9 और 2 11, 11 की हमें वैल्यू बतानी है, यानी कि जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 11 का मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। आपको सोल्व करना नहीं था, ऐसे भी हो जाता, बाकी सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए। 1200 बांटने इस अनुपात में, 2 1 3 और 3 6, 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1200, 1 की क्या हो जाएगी 200, 1 की 200 हो गई, 11 की निकालनी क्या हो जाएगा 11 दूनी 22, 2200। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला देखते हैं,
अगला क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु को 5,000 रुपये में अंकित करता है। दुकानदार 20%, 15% और 10% की कीमत छूट देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य हमसे पूछा है। देखिए 20% का क्या मतलब है, 20% का मतलब है 1/5, यानी कि 5 की चीज़ 4 में बेचता है 1 की छूट देकर। 15% का मतलब है 3/20, यानी कि 20 का सामान 17 में बेचता है 3 की छूट देकर। 10% का मतलब है 1/10, यानी कि 10 का सामान 9 में बेचता है। अब आप देखिए इन तीनों की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इन तीनों की इधर हो जाएगी। इसको भी मैं एक बार और काट लेता हूँ दो से, इसको 10 बार, ये कितना हो जाएगा इधर 500। इधर यदि हम देखें तो इधर 9 आ रहा है, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 9 का मल्टीपल होगा हमारा आंसर, क्योंकि ये क्या बनेगा 2 × 17 × 9। तो जो भी आंसर होगा हमारा 9 होगा, क्योंकि इधर वाला ही हमारा एसपी है और इधर वाला एमपी है। तो एमपी का एमपी से कंपैरिजन करेंगे और यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल देंगे। बाकी एक बार हम पहले 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 7 और 2 9 कट जाएगा, 5 बचेगा, ये नहीं कटेगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 ही कटेगा। 6 और 3 9, यहाँ पर सम बन रहा है 9, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप पूरा चेक कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्या है, इसको हमें सोल्व करना है। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल आता है क्या करते हैं, उसमें नीचे वाले के कंजुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 - के साइन थीटा। अब नीचे वाले का वो क्या होगा, यानी कि नीचे वाले के चिन्ह के उल्टे चिन्ह से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे 1 + साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे v1 + साइन थीटा से मल्टीप्लाई। तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर, उससे रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ 1 + साइन थीटा। नीचे क्या बन जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता वो होता कोस थीटा। अब यहाँ पर देखिए 1 कोस थीटा प्लस, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 1 कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा 1 कोस सेक थीटा, ये क्या बन जाएगा साइन अपॉन कोस टेन थीटा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। करने को आप इसे और तरीकों से भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमने पहले समझ में आया हमने उससे कर दिया। एग्जाम में ये नहीं सोचेंगे हम इससे करें या इससे करें, जो पहले समझ में आएगा उससे ही कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है वो हमें वेरिएबल उसमें दिए हुए हैं नंबर्स में, यानी कि यहाँ पर हम वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। देखिए साइन कोस टेन आ रहा है और सेक आ रहा है, यानी यदि मैं यहाँ पर 0 रखने की कोशिश करूँ तो ऊपर क्या बन जाएगा, यहाँ पर साइन 0 क्या होता है 0 माइनस, ये भी 0 बन जाएगा। बटे में देख लेते हैं, यहाँ को तो 0 नहीं बन रहा। यहाँ पर क्या बनेगा 2 - 1, यानी कि ये बनेगा इनटू में। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ बनना है tan 0, जो कि tan 0 क्या होता है 0, तो ये क्या बन जाएगी 1/0 की फॉर्म। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारा 0 बन चुका है। 1 + 0 क्या कहेंगे आप, इन्फिनाइट कहेंगे। तो यहाँ पर कितनी भी बड़ी संख्या रख लीजिए, उसकी 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा तो हमेशा 0 ही, यानी कि ये वाला जो टर्म है ये हमेशा 0 ही रहेगा। बचेगा क्या, अब हमारे पास सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा। सेक 0 का मान क्या होता है 1, यानी कि सेक स्क्वायर 0 का मान क्या हो जाएगा 1, और बाहर माइनस है तो क्या आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 -1। तो ऐसे से आप सोल्व कर सकते थे। अगला देखते हैं। t बराबर दिया हुआ है हमें 2/5, तो हमसे वैल्यू पूछे इसकी, तो कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए क्योंकि इतने बड़े नंबर नहीं है जो हमें सोल्व नहीं कर सकते। 2/5 की क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा 8/125 प्लस यहाँ पर 3 की क्यूब 27, 5 की क्यूब 125 प्लस यहाँ पर क्या है 9/5 इंटू में टी कितना है 2/5। तो ये क्या बन गया, यहाँ पर नीचे एलसीएम ले लो में कितना 125, यहाँ पर क्या जाएगा 8, यहाँ पर 27, यहाँ पर 9 दूनी 18 और ये 5 बार जाएगा यानी कि 18 पंजे 90। अब इसको इसमें ऐड करूँगा तो कितना बन जाएगा 117 और 8 125, यानी कि क्या आ गया 125/125 आंसर हो जाएगा इसका 1, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आएगा। अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है दो वृत्त C1 और C2 बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। दो वृत्त हैं जो बाहरी रूप से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ पर हमसे पूछा C1 की त्रिज्या 16 है, यानी कि इसकी त्रिज्या दे दी हमें 16 और C2 की त्रिज्या दे दी हमें 8। हमसे क्या पूछा, उनकी घनिष्ठ स्पर्श रेखा हमसे पूछा है। तो देखिए जब वृत्त ऐसे स्पर्श करते हैं तो डायरेक्ट आप याद रखिए कि इनकी कॉमन टेंजेंट क्या होती है 2√r1 × r2। क्या आ जाएगा आंसर, r1 कितना है 16, r2 कितना है 8, 16 8 कितना होता है 128। 128 को क्या लिख सकता हूँ 64 × 2, बाहर क्या है 2, 64 का बाहर क्या आ जाएगा 8, 8 दूनी 16√2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है हमें x + 1/x दिया हुआ है हमें 15। क्या पूछा है हमसे पूछा है 7x² - के 9x प्लस के 7 बटे में x² - के x प्लस के 1, ये हमसे पूछा है। अब देखिए x + 1/x दिया हुआ है मुझे, मैं इसमें कहीं x + 1/x की फॉर्म बना सकता हूँ। देखिए यदि मैं ऊपर भी x से भाग कर दूँ और नीचे भी x से भाग कर दूँ तो सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ऊपर भी x से भाग कर रहा हूँ और मैं नीचे भी x से भाग कर रहा हूँ। जब ऊपर x से भाग करूँगा तो यहाँ क्या बन जाएगा
7x, यहाँ पर माइनस के 9, यहाँ पर प्लस के 7/x। नीचे देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर माइनस के 1, यहाँ पर 1 प्लस के x। अब देखिए ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7x प्लस के 7/x माइनस के 9, नीचे वाले को x प्लस 1/x माइनस के 1। यहाँ से 7 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा, 7 × x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का मान रख दूँ 15, तो 15 7 105 माइनस के 9। नीचे देखिए x प्लस 1/x रखूँ तो 15, 15 में से 1 गया 14। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 में से 5 गए 14, यानी कि 94/14 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 से काटूंगा, 15 में से 9 गए 6, यहाँ पर बचेगा 96, 96/14। ये क्या आ जाएगा, 2 से काटूंगा 48/7। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप इसे सोल्व कर सकते थे। अगला देखते हैं, अगला क्या है, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके अनुसरण करने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई तालिका एक कंपनी में विभिन्न प्रकार के रेफ्रिजरेटर उत्पादन का दर्शाती है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बी प्रकार के रेफ्रिजरेटर का उत्पादन दिए गए वर्षों में इसके औसत उत्पादन के सबसे निकट है। इसके ही औसत उत्पादन से पूछा है, इसके यानी कि बी के ही औसत उत्पादन से। तो बी का पहले औसत निकाल लेते हैं, बी कहाँ है, ये इसका औसत निकालेंगे। मैंने मान लिया इसका औसत यदि 1800 होता तो यहाँ पर कितना ज़्यादा है, प्लस के 90, आगे प्लस के 110, आगे कितना ज़्यादा है, प्लस के 140, आगे प्लस के 160। अब इसे कितने कितनी बार डिवाइड करना होगा, 1 2 3 4 5 ईयर का ले रहे हैं, यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका औसत क्या आ जाएगा असली, 1800 प्लस ये कितना हो जाएगा 200 और 300 है, 200 और 300 500, 500/5 यानी कि यहाँ जाएगा 100, यानी कि इसका औसत क्या आ जाएगा असली 900, 1900। कह रहा है किस वर्ष में बी प्रकार के रेफ्रिजरेटर का उत्पादन दिए गए वर्षों में इसके औसत उत्पादन के सबसे निकट है, यानी कि 900 के सबसे निकट कौन सा है। देखिए ये माइनस का 100 है, ये -10 है, ये +10 है, यानी कि यहाँ पर -10 और +10 ये सबसे निकट है, यहाँ पर +40 है, +60, यानी कि 2 ऑप्शन इसका आंसर हो जाएंगे। 2012 में भी और 2013 में भी निकट है, यानी कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, एक त्रिभुज के 3 कोणों के माप 17, 13, 15 के अनुपात में है। इन 3 कोणों में सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच के धनात्मक अंतर हमें बताना है। देखिए सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच के धनात्मक, सबसे बड़ा कौन सा है रेशियो में, 17, सबसे छोटा 13, 17 और 13 का गैप हमें बताना है, यानी कि 4 की वैल्यू हमें बतानी है। तो ऑप्शन में 4 का मल्टीपल यदि 1 होता था मैं इसका आंसर लगा देता। किस अनुपात में दिए हुए हैं हमें एंगल, 17:13:15 में। इन तीनों को ऐड करूँ तो कितना बन जाएगा 45, यानी कि यहाँ सम बन रहा है 45 और एंगल का सम होता कितना है त्रिभुज के तीनों का 180। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4 डिग्री, यहाँ से 4 की वैल्यू निकालनी मुझे, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा 16। अगला देखते हैं, अगला है यदि 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोट स्क्वायर थीटा बराबर 17 है तो थीटा का मान कितना होगा जब थीटा 90 और 45 के बीच, 90 और 0 के बीच में ही हमसे पूछा है। तो देखिए कुछ मत करो, इसमें भी डायरेक्ट आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं को पुट करके देख लीजिए। 45 रखेंगे तो कोसेक 45 कितना होता है √2, √2 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस कोट 45 कितना होता है 1, 3 में 1 की मल्टीप्लाई करूंगा 3 आ जाएगा, 4 प्लस 3 यहाँ रहा है 7, यहाँ रहा है 17, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। अगला चेक करूँ, साइन कोसेक 90 कितना होता है 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही बनेगा, प्लस कोट 90 कितना होता है 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 बराबर 17, यानी कि यहाँ पर भी ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी कुल नहीं आ रहे। 30 को चेक करूँ तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू कोसेक 30 क्या होता है √2/3, इसका स्क्वायर करूंगा तो 4/3, प्लस 3 इंटू कोट 30 क्या होता, कोट 30 होता √3 का स्क्वायर करूंगा 3। देखिए कोसेक 30 का मान क्या होता, कोसेक 30 होता साइन 30 का उल्टा, साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका मान क्या हो जाएगा 2, यानी कि कोसेक 30 का मान होता है 2 का स्क्वायर करूंगा आएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस के 3 3 9 बराबर में 17, और यहाँ पर भी क्या है 17, यानी कि 17 बराबर 17 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ऑप्शन चेक कर सकते थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगला देखते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 14 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। देखिए यदि राशि 1 होती तो वो कितनी हो गई 7 गुनी। 7 गुनी होने का मतलब क्या है, यदि साधारण ब्याज की बात चल रही है तो यानी कि 6 इसमें इंटरेस्ट है, यानी कि यदि प्रिंसिपल 1 था तो उस पर 14 सालों में कितना ब्याज आ गया 6। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है उसी दर पर स्वयं के 18 गुना होने पर। 18 गुना होने का क्या मतलब है, मुझे कितना ब्याज चाहिए 17, अभी कितना ब्याज मिल रहा है मुझे 6, कितने गुना चाहिए
इतना और ब्याज चाहिए, यानी कि 17/6 गुना और ब्याज चाहिए। तो समय भी कितना हो जाएगा, 17/6 गुना हो जाएगा, क्योंकि SI क्या होता है, SI होता है PRT/100, यानी कि SI प्रिंसिपल के दर के और समय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर यदि ब्याज हमारा इतने गुना हो रहा है 17/6 गुना, तो समय और दर भी इतनी गुना हो जाएगी, यानी कि समय कितना हो जाएगा 14 का 17/6 गुना। 17 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 चौका 68 हासिल 6, 17 एकम 17 और 6 23 बटे में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा देखिए 6 3 18, कितना बचेगा 5, 6 निम्मा 54, यहाँ पर 3 बार जाएगा 6 3 18, 6 निम्मा 54, कितना बच गया 6 निम्मा 54, 2 बच गया 2/6, यानी कि 39.67 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।